वक्फ संशोधन कानून के विरोध को लेकर भड़की हिंसा की आग में बंगाल जल रहा है। मुर्शिदाबाद, हुगली और मालदा जैसे जिलों में तनाव अब भी बरकरार है। हिंसा के आरोप में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच कट्टरपंथियों का दोहरा रवैया भी देखने को मिल रहा है। मौलानाओं ने कहा है कि हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में तलवारें लहराई जाती हैं, इसलिए ऐसी शोभा यात्राओं पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। मौलाना का बयान आया तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि शोभा यात्रा से मौलाना को ज्यादा दिक्कत है, वो पाकिस्तान चले जाए। इस बीच ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वक्फ संशोधन कानून केंद्र ने बनाया, इससे बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कट्टरता पर खामोशी, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव पर मौलानाओं के क्यों बिगड़े बोल? और वक्फ संशोधन कानून के विरोध में इसकी आड़ में क्या बंगाल जलाने की सोची समझी साजिश चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या संसद से पास वक्फ संशोधन कानून बंगाल में नहीं लागू करेगी ममता बनर्जी? आचार्य विक्रमादित्य जी ये कह रहे हैं कि इस तरह की यात्राएं जब निकलती हैं तो ये उकसाने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए निकलती हैं, पाबंदी लगानी चाहिए। देखिए, यात्रा है, शौर्य का प्रतीक है, यात्रा आनंद का प्रतीक है, मातम का प्रतीक नहीं है। ये तो कह रहे हैं डीजे भी मत चलाओ। अरे भैया, मैयत में थोड़ी जा रहे हैं, हाय हाय करने नहीं जा रहे। भगवान राम का शौर्य दिखाने के लिए, सनातन का शौर्य दिखाने के लिए यात्रा प्रभु को पसंद करने के लिए की जाती है। ढोल नगाड़े, जो भी ढोल पताशे होते हैं, वो सब बजाते हुए भगवान को आनंद करने के लिए। हमारे मैयत में नहीं जा रहा, भगवान की हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और रही बात तलवार की, ढोल की और सब चीजों की, मुझे एक बार बताइए, मुहर्रम की यात्राओं में क्या होता है भाई? ताजियों के साथ क्या चलता है? लट्ठे चलते हैं और पता नहीं क्या क्या चलता है, आदमी को मार देते हैं। मुझे बताइए, भारत के अंदर, सनातन व्यवस्था के अंदर शस्त्र शास्त्र दोनों बातों को परिभाषित किया गया है। और जिनको कोई दिक्कत है, मौलाना रशीदी यहां बैठे हुए हैं। अरे भाई, आपके साथ जो हुआ मुझे पता है। आप लोगों के साथ डर के मारे जब शस्त्र नहीं उठाए थे तो कुछ और करना पड़ गया था। आज स्थिति ऐसी है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। साजिद रशीदी जी, सबसे पहले तो मैं मुर्शिदाबाद की घटना पे बात करूंगा। 2 लोगों की जान चली गई है और हिंसा किस बात को लेकर? वक्फ कानून नहीं मानेंगे, इसके विरोध में प्रोटेस्ट। यह हिंसा जायज है। 2 लोगों की जान चली गई है, ठीक है, लेकिन शोभा यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, हिंसा भड़क सकती है। यह डबल स्टैंडर्ड क्यों? देखिए, हिंसा कोई भी जायज़ नहीं है। हिंसा कोई भी करे, मुसलमान करे, हिंदू करे, सिख करे, ईसाई करे, किसान करे, जाट करें, कोई भी करे, हिंसा कोई भी जायज़ नहीं है, कि कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता उसको। मुर्शिदाबाद को हमने पहले ही कंडम किया है। मैं तो बाकायदा इसके पक्ष में ही नहीं हूँ कि वक्फ बिल को लेकर जो है सड़कों पर निकला जाए। कोर्ट इसका रास्ता है, कोर्ट में गए हैं लोग। तो मतलब आप जो भी मौलाना साजिद रशीदी, आपने बड़ी बात कही है। आपने बड़ी बात कही है। आप कह रहे हैं कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि सड़क पर प्रोटेस्ट किया जाए, यानी कि जमीयत उलेमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जो अपील कर रहा है कि लोग सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट करें, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा वक्फ की जमीन हथिया रखी है। इनके पास वक्फ की जमीन है, अरबों की जमीन लिए बैठे हैं ये लोग। इसलिए इनको डर है कि ये कानून आ जाएगा तो ये जमीनें छिन जाएंगी, इन जमीनों की जांच होगी, फिर देखा जाएगा कि देखो इनके पास तो अरबों रुपए की जमीन खुद है। तो इसलिए ये अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मुसलमानों को सड़कों पर निकालने की बात कर रहे हैं, जो किसी भी तरह न संविधान सम्मत है, न समाज सम्मत है, न इंसानियत के लिए इस तरह की बातें अच्छी होती हैं। जब पब्लिक सड़कों पर निकलती है तो उसका नतीजा ये होता है जो आप देख रहे हैं, तलवारें फहराई जा रही हैं, कट्टे फहराए जा रहे हैं, अनर्गल नारेबाजी हो रही है, गाड़ियां फूकी जाती हैं। रशीदी जी, आपने एक बयान दिया, आपने कहा कि इस तरह की शोभा यात्राएं जो हनुमान जयंती पर निकल रही है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इसमें तलवार लहराया जाता है, कट्टा लहराया जाता है और इससे हिंसा भड़क सकती है, आशंका रहती है। आपने कहा कि कौन से वेद पुराण में लिखा है कि इस तरह की शोभा यात्रा? चलिए, मैंने माना नहीं लिखा है कि शोभा यात्रा निकालो। किस कुरान में लिखा है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर होना चाहिए? वो ठीक है। कहीं और लिखा है कि मुहर्रम में हम सबसे ऊंचा ताजिया निकालेंगे? कहीं लिखा है कि वहां पर मुहर्रम के दौरान वो हाथ में चाकू और तलवार लेकर निकलेंगे? ये भी कहीं लिखा है क्या? बड़ी अजीब बात यह है कि आपकी तुलना ही गलत होती है आप लोगों की। वाह साहब, देखिए, लाउड स्पीकर का इससे क्या लेना आप शोभा यात्रा पर कहें
कि ये गलत है और मुहर्रम पर खामोशी? अरे मुहर्रम पर नहीं, मैं सुनो मेरी बात सुनो पहले पूरी। मैं ये कह रहा हूं मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है, आपने कभी देखा है कि मुहर्रम के जुलूस में कोई तलवार फहरा रहा है? तलवारबाजी होती है, हुनर दिखाया जाता है, वो सब कुछ अलग है। रशीदी जी, शायद आप जिस इलाके में रहते हैं, मुझे लगता नहीं है जिस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं उसी इलाके में रहता हूं जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकलता है और वहां तलवार से लेकर आग से लेकर चाकू सब कुछ होता है, सबका प्रदर्शन होता है, सबका प्रदर्शन होता है, सबका प्रदर्शन होता है। तो और कोई सुन्नी अगर बीच में मैं बहस में आगे बढ़ूंगा। सुकांत गर्दन काट दी जाती है। सुकांत मजूमदार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुकांतो जी, क्या स्थिति है इस वक्त मुर्शिदाबाद की? बीच में बोलने की भयंकर है। जिस तरीके से की घटना घट रही है, ये घटना मानवता के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। मुर्शिदाबाद में आप जानते हैं जिस इलाके में घटना घट रही है वहां पे हिंदुओं की संख्या 20% के आजू बाजू है। 80% लोग मुसलमान समाज से आते हैं। आज एक ही परिवार के 2 लोगों को, बाप और बेटे दोनों को काट दिया गया। और जब एम्बुलेंस घुसने की कोशिश की, मैं व्यक्ति का नाम भी आपको बताता हूँ, हरगोविंद दास और उनके बेटे दोनों का मर्डर कर दिया और बहुत नृशंसता से किया गया। और ये जाफराबाद अंचल, उस अंचल में ये घटना घटी है। और जब एम्बुलेंस घुसी इनको ले जाने के लिए हॉस्पिटल, उस एम्बुलेंस के साथ भी तोड़फोड़ किया गया। बहुत ही भयंकर स्थिति है। और ममता बनर्जी की प्रशासन पूरी तरीके से शांति बनाए रखने में और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। बीएसएफ भला हो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने अपने इख्तियार के बाहर जाकर बीएसएफ, वहां पे बॉर्डर है इसलिए बीएसएफ रह सकती है, उनका इख्तियार है। अगर बीएसएफ ना रहता तो मुझे लगता है कई 100 लोग आज जान गंवा बैठते। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांता मजूमदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य विक्रमादित्य, वो कह रहे थे कि मुहर्रम में, आप बता दीजिए, मुहर्रम तो बहुत शांतिपूर्वक निकलता है। देखिए, अभी सबसे पहले मुर्शिदाबाद की बात करें, 80% मुस्लिम, और वहां हिंदुओं को किस प्रकार से काटा जा रहा है मुझे सोचिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये हिंसा की बात करते हैं, ये कहते हैं शांति और वास्तविक तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारा, चारा बना दिया ना, ये चारा बना रहे हैं मुर्शिदाबाद के अंदर। 80% क्या कर रहे हैं? अभी यहां रशीदी जी बोल रहे हैं गलत हो रहा है, संविधान के दायरे में बात करनी चाहिए, कानून बिल्कुल ठीक है। तो ये आतंकवादी हुए कि नहीं हुए? ये आतंकवादी हुआ। आज इस पर बहस होनी चाहिए कि जिस प्रकार से वहां पर बैठी हुई ममता जी की सरकार जो है, वो लोग, साधारण लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है गैर कानूनी ढंग से। और तो और अभी तो मुझे सुनने को मिला कि वो कह रहे हैं कि हम वक्त कानून वहां पे लागू नहीं होने देंगे। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग आतंकवादी है भाई, जो ये हिंसा कर रहे हैं, आतंकवादी है। आतंकवादी देश के लिए लोगों को मार रहे हैं, काट दिया। अब आपको मुहर्रम की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। रशीदी जी, आपने कहा ना कि मुहर्रम में कोई हथियार लेकर नहीं निकलता, तो मुहर्रम की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम हनुमान जयंती में जो शोभा यात्रा निकलती है, उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। चश्मा ठीक कर लो, सामने दिखाई दे रहा है चश्मा ठीक कर लो, ज्ञान के नेत्र भी खोल लो ना। केवल जो आपने पहन रखी है, केवल आप नहीं दिखाई देता है। सामने देखो, जी दिखा रहा है आपको, समझ लोगे न्यूज़ दिखा रहा है आपको, समझ आ जाएगा। ये तलवारें चल रही है, आप अच्छी बात जाने नहीं देना चाहते। बोलने दीजिए। हाँ रशीदी जी, अब बोलिए। अरे चुप हो जाओ यार, क्या चुप हो जाओ भाई? क्या बैठे हो? क्या आदमी कटवा रहे हो बैठकर? यहाँ बैठ के आदमी ड्रामे कर रहे हो बैठ के? आदमी कटवा दिए तुमने वहां पे, आपके लोगों ने आदमी काट दिया, हिंदू मार दिए, उसके बाद कह रहे चुप हो जाओ, शर्म आनी चाहिए। अरे क्या है भाई? अरे क्या शर्म आनी चाहिए भाई? आदमी मरवा दे तो जहां मर्जी आप लोग इस धर्म के नाम पर, अपने अल्लाह मियां के नाम पर आदमी मरवा दे। रशीदी जी, हमने वो तस्वीर भी दिखा दी, अब आपका कमेंट चाहूंगा। इसका हैजा पूरा होने तो बोलने का। नहीं हो गया, आप बोलिए ना, आप बोलिए। आपने कहा कि मुहर्रम में, आपने कहा मुहर्रम में बिल्कुल शांतिपूर्वक जुलूस निकलता है, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर। देखो प्रत्युष भाई, मेरी बात को समझो, मेरी इंटेंशन को समझो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हिंसा किसी भी तरह से जायज नहीं है, किसी भी तरफ से जायज नहीं है। मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है, उसमें तलवारें दूसरों को डराने के लिए नहीं फहराई जाती, उसमें तलवारों का करतब दिखाने के लिए, चाकू का करतब दिखाने के लिए वो जुलूस में सब कुछ होता है। हाँ। पटा खेला जाता है, तलवार से खेला जाता है, गदके से खेला जाता है। हम भी खेलते थे मुहर्रम में, हमने बहुत खेला है। मुझे बताइए, उसका मकसद हुनर दिखाना होता है, उसका मकसद लोगों को ऐसा कोई करतब। अरे चुप हो जाए यार, बीमारी चुप हो जाए मेरे भाई, बीमारी है तुम्हें बोलने की। डॉक्टर अजय आलोक जी, एक सेकंड, मैं डॉक्टर अजय आलोक जी आपके पास आ रहा है। नहीं, मैंने आपके मैंने आपको सुन लिया रशीदी जी। डॉक्टर अजय आलोक जी कह रहे हैं कि मुहर्रम में
वो खेल तमाशे के लिए निकाला जाता, खेल के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं। लेकिन इस तरह की जो जन्म जयंती पर, जन्मोत्सव पर जो शोभा यात्रा निकलती है, यह हिंसा भड़काने के लिए होती है, किसको डराने के लिए होती है? देखिए प्रत्युष जी, कोई आज से शोभा यात्रा नहीं निकल रही है। ये सनातन धर्म है, अनंत काल से शोभा यात्रा निकल रही है, किसी को डराने के लिए नहीं तो शोभा यात्रा पे ही पथराव होते हैं। आज तक ये आरोप कभी नहीं लगा कि शोभा यात्रा वालों ने किसी को मार दिया है, लेकिन अक्सर ये आरोप लगते रहे कि शोभा यात्रा पे रेगुलरली पथराव होता है। आज दिल्ली जहांगीरपुरी की हम बात कर रहे हैं, 2022 में इसी पे पथराव हुआ था, दंगे हो गए। सवाल आज वो नहीं है, सवाल ये है कि सत्ता के संरक्षण में आज मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है और एक धर्म विशेष द्वारा किया जा रहा है, ये क्या कह रहे हैं? मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां मुसलमान 80% हो जाएंगे वहां संविधान नहीं मानेंगे, वहां शरिया चलेगा, और सरकार बिल्कुल लाचार है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकार के संरक्षण में हो रहा है। कल मुख्यमंत्री ममता दी का बयान आया कि मैं हूं यहां पे बंगाल में वक्फ लागू नहीं होने दूंगी। ये भी संविधान भूल गई कि अगर कानून बनाने में राज्य और केंद्र का हित, अगर हितों का टकराव होता है तो केंद्र के हित को सुपीरियरिटी दी जाएगी, ये मेरा संविधान कहता है। वहां मुख्यमंत्री इस तरह से बोल रही है, इस तरह से आज पता चल रहा है कि 2 हिंदुओं की हत्या भी कर दी गई। तो क्या हम अलाउ कर सकते हैं अपने देश में इस तरह से बनाना कंट्री को चलने देने के लिए? आप ये बताइए, वक्फ का कानून निकल रहा है तो वहां पे हमास के झंडे, लखनऊ में एक बार इस्माइल हरनिया का नारा लगाना, ये सब क्या मतलब है? आपको वक्फ कानून से दिक्कत है ना, इस्माइल हरनिया जिंदाबाद, उसके बाद इस्लाम के नारे लगाना। आपने तो इसको बिल्कुल रिलीजियस कन्वर्शन कर दिया साहब मुर्शिदाबाद में। मुझे तो दिख रहा है, किसी को भी अंधी आंखों से दिखेगा कि मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं और कोई कानून के खिलाफ नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमारे हिसाब से चलेगा। ठीक, मैं संजय चक्रवर्ती, मैं टीएमसी को भी इस डिबेट में अब ला रहा हूं, शामिल कर रहा हूं। संजय चक्रवर्ती जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब हम सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है, किसी को कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से मुर्शिदाबाद में यही चल रहा है। अब तो 2 लोगों की जान भी चली गई। सबसे पहले नमस्कार। मुर्शिदाबाद में जो जान चली गई जो है, अभी फिलहाल हमारे पास कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से रिपोर्ट जारी किया गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर 2 लोगों की जान गई है तो इसमें क्या गारंटी है कि इसको जो है किसी मुस्लिम ने ही मारा है? क्योंकि भाई प्रधानमंत्री का बयान मुझे बड़ा अच्छी तरीके से याद है कि वो मुस्लिमों के बीच में वो पैदा हुए थे। उनकी ईद के समय उनके घर पे जो है लोग खाना नहीं बनता था, वहाँ पे सिवैया वगैरह सब खाना लेकर के आ जाते थे, उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो मुस्लिम से अगर इतना ही डर था तो प्रधानमंत्री ने ये बयान क्यों दिया था? और अभी जो 20-80 की बात कर रहे हैं कि 20% 80%, ये देखिए ये एक राजनीति है और ये राजनीति के नाम पे इस तरीके से ये बयानबाजी करते रहेंगे, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि अभी जो आप बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन अरे दो भाई चुप हो जाओ, भाई दो चुप हो जाओ। तो आपकी बारी आएगी, बोलना शुरू कर देना, आपकी बारी आएगी। मैं इस तरह से डिबेट नहीं करता। संजय चक्रवर्ती जी, डूब मरो, आप डूबो मेरे भाई, पहले आप डूबो क्योंकि गंदगी आप लोग फैलाते हो। डूबो आप डूबो। अरे किसी को डूबने की जरूरत नहीं है भाई, किसी को डूबने की जरूरत नहीं है, किसी को डूबने की जरूरत नहीं है। मैं संजय चक्रवर्ती जी, आपकी सरकार ने कहा कि यहां पर इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। आपकी सरकार ने कहा ना कि इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे, तो कैसे लागू नहीं होने देंगे ये बता दीजिए। पहले ये भगवा झंडे वाले से बात कर लीजिए, उसके बाद मुझसे बात। मेरा सवाल आपसे था संजय जी, वो दे रहे हैं, मेरा सवाल आपसे था, वो दे रहे हैं ना। हाँ ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है, अरे भाई शांति लोगे, अरे शांति। एक सेकंड आ रहा हूं नायर जी आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड रुक जाइए, अभी है वक्त है, एक सेकंड सिराज नायर जी, एक सेकंड। अपनी बारी का इंतजार कर, इतना वो है, इतनी चुलबुली का मची रहती है भाई, इतनी चुलबुली काहे मची रहती है आप लोगों को, चाहे परेशान रहते हो। अरे हाँ, अभी कभी बाहर बंगाल में कभी भी झंडा नहीं फहरा पाओगे, ध्यान रखना, बंगाल में कभी झंडा नहीं फहरा पाओगे, कभी झंडा नहीं फहराओगे अपना, कभी नहीं फहरा पाओगे, कभी सरकार नहीं बना पाओगे। बंगाल के लोग समझदार है, जानते हैं ये दंगा कौन कराता है, अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एकदम पहुंचते हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा।
कि आप लोग केवल और केवल वहां पे दंगा फैलाने के लिए आप ही लोगों का आप लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं। आप राम की शोभा यात्रा निकालते हैं, राम का प्रतीक चिन्ह था तीर धनुष, आप लोग तीर धनुष लेके क्यों नहीं निकलते? आप अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी मैं आपसे मुर्शिदाबाद पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। मुर्शिदाबाद में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, अब तो 2 लोगों की मौत की भी खबर आने लगी है। क्या आपको लग रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा सही है? देखिए, हिंसा का कोई इस देश में कभी समर्थन नहीं करता, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जहां भी हिंसा होती है वो निंदनीय होती है, चाहे मुर्शिदाबाद की हो या महाराष्ट्र में संतोष देशमुख की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई, वो भी हत्या थी ना, लेकिन उसकी भी हमने निंदा की, हम इसकी भी निंदा करते हैं। वहाँ पे किसने मारा था? वहाँ तो मुंडे जी को इस्तीफा भी देना पड़ा अभी, धनंजय मुंडे को, उनका भी नाम उसमें आया था। तो हिंसा को तो कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हिंसा को धर्म में ना बदला जाए, धार्मिक रंग ना दिया जाए। जो लोग इसको धार्मिक रंग देते हैं, इसके मतलब वो समाज में अशांति भंग करने की बात करते हैं। हिंसा जो भी करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो। कोई यहाँ पे उसके प्रति किसी तरह का कोई कहते हैं ना कि उसको दया नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। देश के अंदर में जब आप वक्फ बोर्ड की बिल की बात कर रहे हैं, तब जेपीसी बनाई, जेपीसी में हमने कहा कि हमारी राय ले लीजिए, विपक्ष की राय उन्होंने नहीं मानी। क्यों नहीं मानी भाई? ये तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष कोई राय दे रहा है तो मानिए ना, विपक्ष को भी तो जनता ने चुना है। विपक्ष के पास तो 236 सीटें हैं, आपके पास 240 है, तो हमारे पास 236 है। फिर आप समर्थन लेके आप 288 पे पहुंचे, तो आप हमारी राय क्यों नहीं मानोगे? हमारी राय मतलब जनता की राय। कोई भी बिल बनाते हो मेरी राय नहीं लेते हो, हर चीज में एक प्रोपेगेंडा तैयार करते हो। किसान बिल बनाया था तब भी हमारी राय नहीं मानी, तभी किसान बिल वापस लेना पड़ा। राय क्यों नहीं मानना चाहते? विपक्ष तो देश के हित की बात करता है ना। आप विपक्ष को क्यों नहीं कंसीडर करते कि भाई विपक्ष जो राय देगा वो समाज के लिए देगा, देश हित की देगा? भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों अपने आप की तानाशाही अपनाना चाहती है? क्यों उसके अंदर लोकतंत्र का सम्मान नहीं? यही भारतीय जनता पार्टी है ना। इन्होंने लोकसभा में बिल पास कराने के लिए कई बार ऐसा हुआ कि 140 सांसद एक सत्र में इन्होंने निलंबित कर दिए। क्यों भाई? पार्लियामेंट में जो संसद चुन के गए उनको निलंबित कर दोगे, उसके बाद आपको क्या लगता है अनुराग जी, आपको क्या लगता है कि क्या कृषि कानून जैसा सरकार भी ये कानून वापस ले लेगी? मुझे ये लगता है कि सरकार को विपक्ष की बात हमेशा माननी चाहिए और विपक्ष की बात का सम्मान करना चाहिए। विपक्ष को तानाशाही नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि देश सबके लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही अपना एक महत्व है। विपक्ष एक मजबूत स्तंभ होता है लोकतंत्र में, और आपको विपक्ष की बात को, उसके सजेशन को क्यों नहीं मानते हो? मैं सीधी सी बात है, चर्चा तो इस पे होनी चाहिए कि क्यों नहीं विपक्ष की बात को पार्लियामेंट में सुना जा रहा है, क्यों नहीं विपक्ष की बात को माना जा रहा है, क्यों नहीं उनके सुझाव को? क्या अनुराग जी आप इस प्रोटेस्ट के समर्थन में हैं? अनुराग जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शुरुआत में ही मौलाना साजिद रशीदी जी ने कहा कि ऐसे प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं थी और नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनको डर है कि उनकी अवैध संपत्ति जब्त हो जाएगी। मैं तो बस इतना कहूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान ने आपको अधिकार दिया है, उस संवैधानिक अधिकार को आप अगर संवैधानिक अधिकार के हिसाब से कोई काम करते हैं तो ठीक है भाई। लोकतंत्र में हर चीज शांतिपूर्ण होती है। लोकतंत्र में जो आपको अधिकार मिलता है अपनी बात कहने का, आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाइए, आप अपनी बात शांतिपूर्ण कह सकते हैं तो कहिए, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है। हिंसा इस देश के अंदर में, मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से मैं आग्रह करता हूं कि 2014 के बाद से जब से आप आए इस देश के अंदर में, नफरत की राजनीति को रोकिए। हो सकता है आप नफरत की राजनीति सत्ता तो आपको अच्छी लग जाएगी, लेकिन आने वाली जो हमारी जनरेशन है हिंदुस्तान की आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान को आप बार बार कंपेयर पाकिस्तान और बांग्लादेश से करते हो। अरे हिंदुस्तान तो अनेकता में एकता वाला देश है, विश्व गुरु माना जाता है इसको। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबको अपनाते हैं। सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन तो हमेशा जोड़ने की बात करता है, सनातन तो हमेशा यहाँ पे लोगों को सत्य की बात करता है। लेकिन आप ये नफरत की जगह तो सनातन में है ही नहीं, फिर आप ये बातें कहां से? क्यों ऐसा हो रहा है? अजय आलोक जी, बड़ी बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप आने वाली, शुरू हो गया। अनुराग भदौरिया जी का कहना है कि आने वाली पीढ़ियों को बीजेपी नफरत बांट रही है, नफरती सिखा रही है आने वाली पीढ़ियों को। क्या होगा उनका भविष्य? देखिए, अनुराग जी के हिसाब से चले ना, तब तो आने वाली पीढ़ियों को या तो इस्लाम कबूल करना पड़ जाएगा। अनुराग के बच्चों को भी लगता है इस्लाम कबूल करना पड़ जाएगा, क्योंकि जहां पे संख्या बढ़ेगी वहां ये हाल होगा।
मत भूलिए आप अनुराग ये चीज कि आज जो बांग्लादेश बना है, बीच में मत बोलिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए। हम तो हिंदुस्तान बीच में मत बोलिए, सुनिए बात मेरी। भारत की बात कर रहे थे, अनुराग मेरी बात सुनिए, आप बीच में बोलिए, कृपया करके। अनुराग जी बात क्यों नहीं करते? अपनी बारे में बोल लीजिएगा, अनुराग जी अपनी बारे में बोल लीजिएगा। अभी अजय आलोक जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। तो मुझे इसके बाद 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो इसी बंगाल का बंटवारा होकर पूर्वी पाकिस्तान बना था, और वहां पे इसलिए हुआ था क्योंकि मुसलमान बहुतायत में है। आज 35% हुए पश्चिम बंगाल में हो गए तो क्या मतलब है? मुर्शिदाबाद में 80% हो गए तो क्या मतलब है? फिर एक बंटवारा कर दें इनके लिए? आप कल एक बस वहां से जा रही थी, भगवा झंडा लगा हुआ था, जबरदस्ती उस बस का भगवा झंडा नोच लिया गया। क्या मतलब है भाई? आप वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ना, भगवा से आपको क्या एलर्जी है? आज हमारी शोभा यात्रा निकल रही है, क्या हम मुसलमानों के मस्जिद में, बाकी सब जगह उसी जगह पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, हम मस्जिद में या बाकी जगह पे दरगाहों में या कहीं पे जाके भगवा झंडे टांग रहे हैं? ये मानसिकता खराब है, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। कम्युनलिज्म इसको कहते हैं, लेकिन सरकार संरक्षण दे रही है वहां। और एक बात याद रखिए, खुदा ना खास्ता जिस दिन ये देश इस्लामिक हो गया ना अनुराग भदौरिया, आपके जैसे विवेक श्रीवास्तव जैसे जितने लोग हैं या तो काट दिए जाओगे या मुसलमान बना दिए जाओगे, कुछ और नहीं बचेगा। इतना बोलने की हिम्मत इसलिए है ना क्योंकि हिंदुस्तान में और हिंदू बहुलता में हिंदू को इतना डराते शर्म नहीं आती आप लोग कुछ भी बोलने के लिए, वोट के लिए। हिंदू को डराने का काम बचा है, वोट के लिए कुछ भी करने का जरूरी है। हिंदुस्तान को डराने का, बेशरम आदमी है, मुस्लिम को डराओ, बेशरम आदमी है। शाम में मुर्शिदाबाद में भीड़ दिख के कंडेम्पशन नहीं हो रहा है, सरकार का प्रोटेक्शन हो रहा है। हिंदुस्तान अनेकता में दो हिंदुओं को मार दिया गया, अभी तक 2 की खबर आई है, पता नहीं कितने मरे होंगे। कल चुन के हिंदुओं से दुकान को फूंक दिया गया। क्यों नहीं करते? साथ विकास की बात क्यों नहीं करते? आगे ले जाने की बात, परिवारवाद को विकास से क्या मतलब? तो इस्लाम हो जाएगा, विकास होगा बंगाल का, ये हिंदू का डराते नहीं, ऐसे विकास होगा बंगाल का। हजारों साल से यहाँ बहुत लोग आए चले गए, दिल्ली सल्तनत आई, का विकास नहीं होगा, सब चले गए। विवेक श्रीवास्तव जी मतलब इस तरह की शोभा यात्राओं पर सरकारों को, सभी स्टेट गवर्नमेंट को बैन लगा देना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ऐसी शोभा यात्राएं, क्योंकि इससे हिंसा भड़क सकती है। लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर सड़क पर हिंसा चलती रहनी चाहिए। विवेक जी, देश के विकास के लिए करो। देखिए जो प्रोटेस्ट है वो मेरा एक इस्लाम हो जाएगा। अरे बड़े थोड़ा सा चुप कराइए। हजारों साल से हिंदुस्तान वहीं खड़ा है। विवेक जी, हिंदुस्तान खत्म हो गया? विवेक जी देखिए, ठीक है अनुराग जी फिर मैं आऊंगा आपके पास। अभी विवेक जी की बारी है। विवेक जी मेरा सवाल हो चुका है, प्लीज जवाब दीजिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। कोशिश करते हो 2014 जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है हमें कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पहले प्रोटेस्ट बोर्ड क्लब पे होता था, लेकिन वो राष्ट्रपति भवन के पास था, उसको बदला गया और कानूनन बोला गया अब आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करिए। आप कह रहे हैं साहब वहां से कहीं और सरकार अलॉट करेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज माय राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी बिल, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 150 करोड़ के देश में मोदी साहब के पास 25, 30, 35 करोड़ वोटर्स हैं। मेजॉरिटी ने अभी भी इस गवर्नमेंट को अपना नहीं माना है, नंबर 1। तो अगर कोई बिल ऐसा आता है जो एक्सेप्टेबल नहीं है आवाम को, तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से करना चाहिए, वायलेंस नहीं करनी चाहिए, गांधी के रास्ते पे चल के करें, सिविल डिसोबीडियंस करें, प्ले कार्ड्स पकड़ें और सरकार को इंटीमेट करिए आप अपने प्रोटेस्ट के बारे में, और जरूर करिए। लेकिन यह है कि अब अगर रशीदी साहब को यह बिल ठीक लगता है, इसके क्लॉजेस ठीक लगते हैं, इनको लगता है इस बिल के क्लॉजेस जो हैं वो मुसलमान आवाम के लिए ठीक है, तो ये इनकी व्यक्तिगत राय है। हमारे हिसाब से ये काला कानून है। हमारे हिसाब से देशव्यापी प्रोटेस्ट होने चाहिए, गांधीयन नॉन वायलेंट होने चाहिए। सरकार को ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। आप मुसलमानों की जमीनों को छीन करके उद्योगपतियों को और संघ के दफ्तरों के लिए, बीजेपी के दफ्तरों के लिए नहीं दे सकते हैं। तो प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट हर जगह होगा, हर शहर में होगा, लेकिन गांधी के रास्ते पे चल के होगा। आप बुलडोज नहीं कर सकते यहां पे कुछ चंद बिजनेसमैनों को अपीज करने के लिए। यह इशू मुसलमानों का नहीं है, यह हर राइट थिंकिंग इशू, हिंदू और हर राइट थिंकिंग सिटीजन का इशू है। और जहां तक हिंदू शोभा यात्राओं का सवाल जो आपने मुझसे पूछा, जी 2014 के पहले क्या कभी कोई बैन करता था? लेकिन आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है, कोई डीजे बजाता है, कोई परमिसिबल लिमिट से ज्यादा लंबी तलवार लेके घूम रहा है, कोई बिना परमिशन जहांगीरपुरी में मस्जिद के चक्कर लगा रहा है, बहराइच में एक लड़का एक मुसलमान के घर के छत पे चला गया, झंडा उतारने लग गया। अगर पुलिस कॉन्फिडेंट है किसी भी राज्य की कि हम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है। आप परमिशन दीजिए। ओके। रामनवमी का जुलूस निकले, हनुमान जयंती का जुलूस निकले, आप सेकंड। पूरे तथ्यों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप श्रीराज नायर जी, पत्थर मारे, श्रीराज नायर जी, शुरू हुआ था। श्रीराज नायर जी, देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो सबके लिए एक समान है। अगर किसी यात्रा के लिए परमिशन नहीं है तो चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लिए हो या हिंदू समुदाय के लिए या किसी भी और समुदाय के लिए, परमिशन नहीं है तो मतलब नहीं है। आपको परमिशन भी शर्तों के साथ दी जाती है। अब कोई जाके वहां पर भड़काऊ गाने कहेगा, भड़काऊ नारे लगाएगा, फिर बवाल होगा, तो फिर जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल जवाबदारी से कहता हूं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जितनी शोभा यात्रा निकलती है उसमें ना कोई भड़काऊ भाषण होते हैं, ना ही कोई भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं। सीधे सीधे परमिशन के साथ सारी शोभा यात्रा निकलती है। अभी अभी यहाँ मुंबई में रामनवमी में इतनी सारी शोभा यात्राएं निकली, एक एक यात्रा में कम से कम 25-30 हजार लोगों ने शामिल हुए, लेकिन यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई। एक तरफा हमला शोभा यात्राओं पर होता है और एक तरफा मस्जिदों से, मदरसों से पत्थर फेंके जाते हैं, और उसके लिए जवाबदार कौन है? जवाबदार यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इतने पढ़े लिखे दानिशमंद, केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये सारी जिहादी गतिविधियों को ये प्रमोट करते हैं, उसको पनाह देते हैं। और ये देश के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ अगर कर रहे हैं तो ये सेक्युलर पार्टियां, अपने आप को तथाकथित सेक्युलर पार्टियां, जो केवल और केवल वोट बैंक के लिए एक पूरे समाज को जाहिल बना के रखा है। आज देखिए मुर्शिदाबाद में 80% एक समुदाय की मेजोरिटी है, 2 निर्दोष व्यक्तियों की जान जाती है, लेकिन यहाँ जो सेक्युलर पार्टी और ये सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट जो ज्ञान दे रहे हैं डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, है लेफ्टिस्ट, और यहां पर टीएमसी के नुमाइंदे बैठे हैं, किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं? हत्याओं को जस्टिफाई किया जा रहा है, उसका न्यायीकरण किया जा रहा है। अनुराग जी जवाब देना चाहते हैं, अनुराग जी जवाब देना चाहते हैं। अनुराग जी, मैं आ रहा हूं, अनंत विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं तुरंत। अनुराग विजय जी जल्दी से, अनुराग भदौरिया जी जल्दी से कमेंट, फिर अनंत सर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, देश में ज्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जिम्मेदारी इनकी बड़ी होती है। श्रीराज नायर जी, आपने सवाल उठाया समाजवादी पार्टी पर, तो जवाब तो ले लीजिए। लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं, सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हिंसा आपको देखने को मिली, चाहे संभल हो चाहे बहराइच हो, वहां समाजवादी की सरकार नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, बीजेपी की सरकार है। और कमाल की बात है, आप जिम्मेदार भारतीय समाजवादी पार्टी को बना रहे हो। अरे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप बताइए, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? वो बेटी हिंदू थी कि थी नहीं कि नहीं थी? और जिसके जो अन्याय करने वाले तो कौन थे? किस आपसे पूछा किस समुदाय के थे? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, कौन समुदाय की बेटी थी? और नहीं, उसमें इन्वॉल्व कौन लोग थे? हर बात को हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो अन्याय करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ठोक के, उसमें हर व्यक्ति पे ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी जाति धर्म का हो। हम सब पहले हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान होगा तो हम सब होंगे। लेकिन आप हिंदुस्तान के अंदर में जिस तरह की बात करते हो कि समाजवादी पार्टी तो विकास की राजनीति करती है। हमने तो मेट्रो बनाया, आपने मेट्रो बनाया क्या? हमने एक्सप्रेसवे बनाए, हमने लैपटॉप दिए, हम 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया, 100 डायल बनाए हमने, यहाँ पे स्टेडियम बनाए हमने, यहाँ पे बड़े बड़े पार्क बनाए, चाहे जनरल पार्क हो चाहे लोहिया पार्क हो, मेडिकल कॉलेजेस बनाए हमने, यूनिवर्सिटीज बनाई। हमने तो काम किया है, हम तो विकास की बात करते हैं। हमने तो कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की। हमने कहा पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा गए और आधी आबादी देश की कैसे उन्नति करे, इसकी बात कर रहे हैं। और आप बात किसकी करते हैं? नफरत की। ये आपके हमारे सोच में फर्क है। हमारे देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में करीब हमने मेडिकल कॉलेज बनाए थे। हमने हमेशा देश को आगे ले जाने की बात की है। हमने स्वास्थ्य पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। गांव में हमने देखिए कैसे जनसुमिस के नाम से हमने गांव योजना बनाई, हमने कैसे लोहिया ग्राम सभा। आनंद विजय सर को मिलाइएगा स्क्रीन पर। आनंद विजय सर, का विकास किया। शोभा यात्रा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है रशीदी जी, और उन्होंने कोट किया कि मुहर्रम में देख लीजिए और हनुमान जयंती जन्मोत्सव में देख लीजिए, शोभा यात्रा को देख लीजिए। हमने 2022 में सर देखा था, दिल्ली के जहांगीरपुरी को भी देखा था, बवाल हिंसा सब हमने देखा था। और उसके अलावा भी हमने कई शोभा यात्राओं में, बंगाल में, एमपी में, कई जगहों पर हमने देखा था क्या क्या नहीं हुआ था। इस बार शोभा यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। अभी तक कहीं से कोई इस तरह की अप्रिय घटना, इस तरह की कोई खबर नहीं आई। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बंद कर देना चाहिए, पाबंदी लगा देनी चाहिए? ये सब हिंसा भड़काने के लिए होती है। देखिए,
प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता है उसको हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शोभा यात्रा हमेशा से शांतिपूर्ण रही है और मतलब ये भारत की परंपरा रही है। ये 2014 के बाद से शोभा यात्राएं नहीं निकलनी शुरू हो गई। आप गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी, सारे इन लोगों को, महान लोगों को याद करिए तो। और जब श्री राम जीत कर लौटे थे तब भी शोभा यात्रा के तौर पर निकाला गया था, तो उस पर मत जाइए। ये इतिहास को ये लोग समझते हैं, नहीं जानते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। जैसे अभी कोई वक्ता कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को बहुमत ही नहीं है, और उस लिहाज से अगर देखें तो क्या सीपीएम को केरल में बहुमत है, क्या कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में बहुमत है क्या? तो फजूल की बातें करके ऑन एयर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक वक्ता और अभी कह रहे थे कि संविधान से नहीं चलता, विपक्ष की बात नहीं मानती। अरे भाई, इसी संविधान में लिखा गया है कि विपक्ष की बात मानोगे क्या? लिखा है संविधान में। संविधान में यह लिखा है कि बहुमत से जो जेपीसी तय करेगी उसका होगा। अरे भाई, विपक्ष का, अच्छा विपक्ष की राय नहीं मानोगे? संविधान क्या कहता है कि विपक्ष का सजेशन नहीं मानोगे? संविधान क्या बोलता है कि विपक्ष के बारे में कोई बात नहीं होगी, विपक्ष का कोई मतलब नहीं है? क्या लिखा है संविधान में, जरा बता दीजिए कि विपक्ष की कोई जगह नहीं है संविधान में। ये बोलना चाह रहे हैं आप? संविधान में आप नहीं मानते कि विपक्ष की राय माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? लोकतंत्र में विपक्ष की अहम जिम्मेदारी होती है। सत्ता पक्ष से भी महत्वपूर्ण विपक्ष होता है, शायद आप भूल गए। जब सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाए तो विपक्ष उसको लगाम लगा के रोकने का रोकता है। जब आप जनता के मुद्दे की बात नहीं करोगे तो विपक्ष है जो जनता के मुद्दों पे आपको लेके आता है, वरना तो सब। अनुराग जी, अनंत विजय सर बहुत देर से खामोशी से सबको सुन रहे थे। अपनी बारी में उनको बोलने दीजिए। अनंत विजय सर अपनी बात पूरी करें। अरे विपक्ष का ही तो महत्व है। मैं ये कह रहा हूं प्रत्युष जी की जिस प्रकार से मतलब सोलो क्राइम को कम्युनल क्राइम के इक्विवेलेंट करके दिखाया जा रहा है, ये सब बड़ी चतुराई से ऐसा कर दिया जाता है। किसी अपराध को सामूहिक अपराध से जोड़कर देखने से कुछ भी नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की घटना की मुर्शिदाबाद से तुलना नहीं हो सकती। कोई अपराध, अब जैसे विवेक श्रीवास्तव जी ने एक बड़ी आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने कहा बहराइच में एक लड़का उसके घर चढ़ गया था, तो क्या गोली मार देंगे आप? क्या इस देश का संविधान की बड़ी बातें करते हैं? क्या संविधान आपको इजाजत देता है कि आप उस बच्चे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दें? पुलिस के संरक्षण से पुलिस वहां खड़ी है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, आप उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि हिंदू लड़के मुसलमानों के घरों में घुसे। आप यहाँ बैठ करके एनकरेज कर रहे हैं कि शोभा यात्राओं में हिंदू लड़के ग्रुप बना करके मुसलमानों के घरों में घुसे। करना चाहिए। आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं, बहुत गलत है विवेक श्रीवास्तव जी आपका कि बच्चा नाबालिग बच्चे को गोली मरवा देंगे क्या? ये क्या गोली मरवा बोल रहे हैं आप यहाँ बैठ करके? क्या गोली मरवा देगा? ट्रेसपासिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, ट्रेसपासिंग को एनकरेज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू शोभा यात्राओं में लड़के ग्रुप बना करके मुसलमानों के में घुसे, घरों में कोई फर्क नहीं पड़ता, और छतों पे चढ़ के झंडा बदलें। आपको समझ में आनी चाहिए, ट्रेसपासिंग जो हो रही है वो देश के अंदर कोई अनैतिक तौर पर घुस नहीं रहा है। यहाँ पर शोभा यात्रा के अंदर एक व्यक्ति जाकर हनुमान जी का झंडा लगा रहा है, जिन लोगों ने वहां पर शोभा यात्रा पे पथराव किया, और आपको समझ में आ रही है कि देश के अंदर तो आप कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश से जो ट्रेसपासिंग करके रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं उनको गोली मार देनी चाहिए, उनको गोली मार देनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या को गोली मार दे, रोहिंग्या को गोली मारना जस्टिफाई कर रहे हैं आप? रोहिंग्या देश के अंदर जो ट्रेसपासिंग करकर अनऑथराइज्ड तरीके से आ रहे हैं उनको तो गोली मार देनी चाहिए आपके अनुसार से, क्योंकि आपकी जिस प्रकार से दीदी आप बैठकर कर रही है, अनैतिक काम कर रही है। मैं तो यहाँ बैठकर डिमांड करता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि मुर्शिदाबाद वाली जो घटना घट रही है पूरे देश में फैलाने का इरादा है, पूरे बंगाल में फैलाने का इरादा है। और सबसे पहले सरकार को आवश्यकता है कि सरकार को बर्खास्त करे और वहां राष्ट्रपति शासन लगाए, नहीं तो ये सरपरस्ती देकर पूरे देश को आग लगाने की तरफ जाएंगे। 23 करोड़ की मोदी की सरकार है, काले कानून पास करे जा रही है। काले कानून के काले तो अक्षर आपने रखे जो इस देश के अंदर आग लगवाना चाह रहे हो। इस देश के पार्लियामेंट में रूल पास किया है, वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ बोर्ड को जो वास्तव तो बदला नहीं गया है, उस पर बदलाव किए गए हैं जो लगातार होते रहे हैं, उसके अंदर आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। नक्सली अब ये नक्सली तो वो है, आग लगा रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक, मैं डॉक्टर को मार रहे हैं, वो डॉक्टर अजय आलोक, मैं डॉक्टर अजय आलोक, मुर्शिदाबाद हम सब ने देख लिया। जो भी आएगा वो यही कहेगा कि साहब हम हिंसा की निंदा करते हैं, प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ जुबानी बातें होती हैं, लेकिन घटनाएं हो जाती हैं। जब सड़कों पर लोग निकलेंगे तो ये होगा ही होगा। अब ये बताइए कि ये तो बंगाल है सर, और अगर धीरे धीरे करते करते अन्य स्टेट में फैला तो आपको नहीं लगता कि सभी सरकारों के लिए और खास तौर पर केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी?
प्रत्युष जी ये बात ही नहीं समझ रहे हैं। ये सरकारी संरक्षण में ये हिंसा हो रही है, किसी और राज्य में क्यों नहीं हुआ? लखनऊ में भी तो प्रोटेस्ट निकाला था, वहां भी हन्या के हमास के जिंदाबाद के नारे लगे थे, पुलिस ने 1 मिनट में ठंडा कर लिया। यहां तो पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, बीडीओ ऑफिस तोड़ दिया गया, रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर का पूरा ऑफिस तोड़ दिया, 10,000 लोग बैठ गए वहां पे लाइन पे, ट्रेनें चलने नहीं दी, 5 ट्रेन को इधर से उधर रोक दिया। ये सरकारी संरक्षण में हो रहा है भाई, अंतर है दोनों में। कहीं और करे ना, कहीं और इस तरह करके दिखाएं हिंसा। नागपुर में संजय जी नहीं करेंगे, क्योंकि संजय चक्रवर्ती जी, बंगाल में सरकारी संरक्षण में हिंसा हो रही है। संजय चक्रवर्ती जी, अजय आलोक जी ओपन चैलेंज कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में करके दिखा दीजिए। यह सिर्फ बंगाल में संभव है, जहां की सरकार ने खुद का यह कानून लागू नहीं होने देंगे, इसलिए यह हिंसा करने वालों का मनोबल बढ़ गया है। अरे प्रत्युष जी, मैं डिबेट से उठ जाऊं क्या? जो दंगा फसाद हुआ था, क्या गुजरात में नहीं हुआ? रशीदी साहब महाराष्ट्र में नहीं हुआ? उठाएंगे आपको। क्या महाराष्ट्र में नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? मैंने इसके पहले एक डिबेट में अभी हाल ही मैंने बोला था कि आप शोभा यात्रा निकालिए, बिल्कुल निकालिए, आप झंडा लेके निकालिए, आप तलवार लेके निकालिए, एक मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री या एक मंत्री का पुत्र को सामने रख करके निकालिए, देखिए दंगा नहीं होगा, शोभा यात्रा शांति से निपटेगी। लेकिन ये सब नहीं होता। ये क्या है कि जो गरीब मजदूर है उनको पैसों से लगा करके ये शोभा यात्रा इस तरह से निकाली जाती है, और सिर्फ जो बेरोजगार युवक है उनको यहाँ पे लगाया जाता है। मंत्री पुत्र मौज कर रहा है कहीं बाहर, मंत्री अपने मौज कर रहे हैं, वो केवल भड़काओ भाषण दे रहे हैं। अबे अजय आलोक जी बोल रहे थे कि इस्लामिक ये वक्फ बोर्ड के ये जो कानून के खिलाफ सड़क पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कौन सी शोभा यात्रा निकल रही है, जरा बताइए। ये कानून भी वापस होगा, जिस तरह के कृषि की तो कैसे कानून वापस होगा? लोगों की जान लेकर वापस होगा? कैसे होगा वापस? हिंसा फैलाकर होगा, लोगों की जान लेकर होगा, सड़कों पर आग लगाकर होगा, कैसे होगा? कार्रवाई हो रही है, हिंसा गलत है, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। हिंसा किसी न किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा करवाया जाता है, हिंसा का समर्थन हम लोग नहीं करते। और ये भी हम आपको बता दें, ये केवल वोट बैंक की एक राजनीति है, राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगले साल बंगाल में चुनाव है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, बंगाल में चुनाव इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ओके, अजय आलोक जी, मैं और रशीदी जी मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अजय आलोक जी, इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया टीएमसी ने कि चूंकि अभी बंगाल में चुनाव है इसलिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा करवा कौन रहा है? अब ये तो नकार रहे हैं, अब ये तो सीधा ब्लेम बीजेपी पर डाल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल संजय चक्रवर्ती जी ने बिल्कुल एडमिट कर लिया कि बंगाल में चुनाव होने हैं, इसलिए दुधारू गाय की लात खानी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री कहती है ना आपकी कि दुधारू गाय की लात खानी पड़ेगी। तो एक मुश्त वोट बैंक 35% का मुसलमानों का चाहिए, तो हिंसा करने दो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मानने दो, हिंदुओं की दुकान जलाने दो, पुलिस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे बीएसएफ नहीं आती तो आपके पुलिस वाले को काट देते कल। कुछ समझ में आता है आपको? बीएसएफ अगर नहीं पहुंचती ना तो पश्चिम बंगाल के पुलिस वालों को मार दिया था। 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं बुरी तरह से पश्चिम बंगाल के, और इस ममता सरकार को अपनी पुलिस वालों के लिए कोई मोह ममता नहीं है। आप लोग संदेश खाली अपनी पुलिस वालों के लिए मोह ममता नहीं है। बीएसएफ नहीं आती ना तो काट देता है। मणिपुर में नहीं जाते, मणिपुर में नहीं जाते। साजिद रशीदी जी, अब जो लोग सड़कों पर निकलकर हिंसा कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहिएगा? कैसे निपटे सरकार और पुलिस इनसे? देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि हम हिंसा का विरोध करते हैं। हिंसा नहीं होना चाहिए, किसी भी नाम पर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने जो बात कही है हनुमान जयंती, रामनवमी को लेकर, उसको भी समझना होगा। तलवार लेना यह पारंपरिक हो सकता है, वैदिक हो सकता है, लेकिन तमंचे फहराना, आधुनिक हथियार लेकर निकलना, ये किसी तरह से वैदिक और धार्मिक नहीं हो सकता। किसी भी शोभा यात्रा में ये बिल्कुल मुसलमानों को डराने के लिए किया जाता है। हमेशा हिंदू ही है, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे बताइए, शोभा यात्रा में तलवार लेकर हिंदू निकलता है और कटता मरता हिंदू है, मरता हिंदू है, कटता हिंदू है और मारता मुसलमान है। क्या स्थिति बचा रखी है? ये सामने बैठ कर पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के आते हैं। तमाम शोभा यात्राओं का रिकॉर्ड देख लो, शोभा यात्राओं में जब भी निकली तलवार लेकर निकले, कुछ भी निकले। अब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी न्यूज़।